हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने बताया था कि किस आर्टिकल में प्रेसिडेंट को हम पढ़ते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन भागीदारी लेते हैं, इसके अलावा एमपी की कैसे एक एमपी के वोट कैसे कैलकुलेट होते हैं या एक एमएलए के वोट कैसे कैलकुलेट होते हैं। इसके अलावा हमने दोस्तों आर्टिकल 71 पे भी बहुत अच्छे से फोकस किया था कि जो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग डिस्प्यूट्स होते हैं उनको कौन सॉल्व करते हैं, सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करते हैं। ये सारे चीज़ों को हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों प्लीज़ जाकर उसको एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको ये वाला वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आए। दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। हमारा टॉपिक है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 56। दोस्तों ऐसे आपको बहुत ज़्यादा स्टिक नहीं होने हैं आर्टिकल्स पे कि मुझे एकदम रटने हैं, आर्टिकल्स रटने हैं, ऐसा मत करिएगा। आप कॉन्सेप्ट पे फुल्ली फोकस करिए, क्या स्टेटमेंट्स क्या कह रहे हैं, क्योंकि आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 करके और पूछ देंगे आपको कि ये स्टेटमेंट गलत है या सही है। तो आप रटने पे विश्वास मत करिए, ये यूपीएससी का एग्ज़ाम है। मैं पहला इंस्ट्रक्शन मैं आपको हमेशा दूंगी कि रटिए मत। और दूसरा चीज़ है, अगर आपको आर्टिकल, ऐसा मैं नहीं बोल रही कि आप याद मत रखिए, बट पढ़ते पढ़ते आपको रीड करते हुए ही याद हो जाएंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उस पर पूरा जोर लगा दीजिए कि 52 क्या है, 53 क्या है, 54 क्या है, 55 क्या है। इस तरीके से मत करिए। कॉन्सेप्ट को समझिए, हर आर्टिकल्स क्या कहते हैं, किस चीज़ के बारे में कहते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और काफ़ी सारे बच्चे जो है वो ऐसा करते हैं, इसीलिए मैं आपको पहले ही ये गाइडेंस दे देती हूँ कि आर्टिकल्स को ज़्यादा समझने की कोशिश करिए। और आर्टिकल को दिमाग में मत रखिए कि मुझे एक लाइन से रटने की ज़रूरत है। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। आर्टिकल 56 में क्या कह रहे हैं, स्टेट दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्व्स ए 5 ईयर टर्म। कितने ईयर टर्म होते हैं, 5 ईयर टर्म। दोस्तों राष्ट्रपति जी कितने साल के लिए आते हैं, 5 साल के लिए आते हैं, आपको पता ही होगा। तो क्या राष्ट्रपति को कोई नहीं हटा सकता है। दोस्तों राष्ट्रपति को हटाना बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इतना आसान नहीं है राष्ट्रपति को हटाना। इम्पीचमेंट कहते हैं उस प्रक्रिया को। द प्रेसिडेंट कैन रिजाइन बाय राइटिंग टू द वाइस प्रेसिडेंट। मतलब राष्ट्रपति जी को जब भी रेजिग्नेशन देना होगा तो वो लिखित देंगे, किसको लिखित देंगे, वाइस प्रेसिडेंट को देंगे, या उनको हटाया जा सकता है किस प्रोसेस से दोस्तों, इम्पीचमेंट। ये भी ध्यान रखिएगा, क्या प्रोसेस है, थ्रू इम्पीचमेंट, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। ऐसे ये जो सवाल है कि क्या राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, तो हाँ दोस्तों हटाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है ना वो काफ़ी टफ होती है, बहुत कहते हैं ना कोई कोई चीज़ करना बहुत कठिन होती है। तो आपको इम्पीचमेंट के बारे में भी मैं अपने आने वाले वीडियोज़ में अच्छी तरीके से बताऊँगी। द प्रेसिडेंट्स टर्म बिगिनस ऑन द डे दे टेक ऑफिस, यानी कि जब से वो जो उनका ऑफिस ग्रहण करते हैं उसी दिन से जो प्रेसिडेंट का टर्म होते हैं उनकी शुरुआत हो जाती है दोस्तों। और प्रेसिडेंट कब तक रहते हैं, तब तक सर्व करते हैं जब तक कि उनके सक्सेसर, सक्सेसर मतलब क्या, उनके आने वाले जो जस्ट बाद हैं वो जब तक ऑफिस को होल्ड नहीं कर लेते हैं तब तक वो अपने ऑफिस को सर्व करते हैं। दोस्तों एक बात बताइए, अगर मान लेते हैं 5 साल पूरे हो गए तो क्या वो ऑफिस छोड़ देते हैं। दोस्तों सक्सेसर जब तक ना आ जाए, है ना, टर्म एंड होने के बावजूद भी, इवन इफ देयर टर्म हैज एंडेड, यहाँ पे ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है, इवन इफ देयर टर्म हैज एंडेड, मतलब अगर राष्ट्रपति जी के टर्म खत्म हो चुके हैं तब भी, जब तक उनके सक्सेसर नहीं आ जाते हैं, अंटिल देयर सक्सेसर टेक्स प्लेस, तब तक प्रेसिडेंट जी क्या करेंगे, सर्व करेंगे। ये भी ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, द प्रेसिडेंट कैन रिजाइन बाय राइटिंग टू दी वाइस प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति जी रेजिग्नेशन देंगे लिखित में, किनको देंगे, वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। ये भी याद रखिएगा दोस्तों। द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस इफ दे वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू इम्पीचमेंट। वही बात है, अगर राष्ट्रपति जी ने क्या किया है, वायलेट किया है, किसको वायलेट कर दिया है, संविधान को। दोस्तों आपको पता है ना, हमारे देश में कोई आदमी ऊपर नहीं होता है, कोई आदमी नीचे नहीं होता है, कोई सुपीरियर नहीं, कोई इन्फीरियर नहीं होता है। सबसे ऊपर क्या होता है, सबसे सुप्रीम क्या होता है, हमारा संविधान होता है। तो याद रखिएगा कि अगर अगर मान लेते हैं कि वायलेशन होता है संविधान का, अगर राष्ट्रपति जी के द्वारा होता है, तो उनको भी इतने बड़े पद को भी रिमूव किया जा सकता है फ्रॉम हिज ऑफिस, अगर उन्होंने किया है। और उस प्रक्रिया को हम क्या नाम देते हैं, जो वायलेशन प्रोसेस, उसको हम बोलते हैं इम्पीचमेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट
पॉइंट की तरफ, द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 61। और इस इम्पीचमेंट की बात किसमें की गई है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 61 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसकी बात करता है, इम्पीचमेंट, किसकी बात करते हैं, इम्पीचमेंट की। नेक्स्ट पॉइंट है द वाइस प्रेसिडेंट मस्ट इमीडिएटली इन्फॉर्म द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल इफ द प्रेसिडेंट रिजाइन। दोस्तों यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट जी होते हैं वो क्या करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट जी इमीडिएटली इन्फॉर्म करेंगे, किसको इन्फॉर्म करना है, उनको उनको इन्फॉर्म करना है स्पीकर को, किसके स्पीकर को, हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल मतलब क्या होता है, लोकसभा, लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनको बता देते हैं जाकर, कौन, वाइस प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट जी रेजिग्नेशन देते हैं तो ये काम वाइस प्रेसिडेंट क्या करते हैं, इमीडिएटली करते हैं, है ना, लिखा हुआ है यहाँ पे मस्ट इमीडिएटली, यानी कि तुरंत जाकर इन्फॉर्म कर देना होता है किनको, स्पीकर को। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 57, एक समराइज फॉर्म में मैं आपको बता देती हूँ 56 क्या क्या हमने पढ़ा। 56 में हमने पढ़ा था कि टर्म ऑफ ऑफिस क्या है, वो 5 साल तक के लिए आते हैं। प्रेसिडेंट जब भी रेजिग्नेशन देते हैं, किनको देते हैं, लिखित में देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, है ना। और प्रेसिडेंट को हटाना बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, अगर उन्होंने संविधान का वायलेशन किया है तो इम्पीचमेंट लग जाता है। आर्टिकल क्या है दोस्तों, 61। और हमने लास्ट पॉइंट में क्या देखा कि कोई अगर रेजिग्नेशन किया गया है, राष्ट्रपति जी ने किया है, वाइस प्रेसिडेंट को लिखित दिया है, तो वो कम्युनिकेट करना चाहिए, मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा बाय द वाइस प्रेसिडेंट हिमसेल्फ। इतना आपको याद रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, 57। दोस्तों फिर आपको यहाँ पे नहीं रटना है कि 57 में क्या लिखा है, 57 में क्या लिखा है, बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए कि 57 में क्या लिखा है, डील्स विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द री इलेक्शन, यानी कि राष्ट्रपति जी के री इलेक्शन के बारे में लिखा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कहा गया है। यानी कि इट ऑल्सो स्टेट्स दैट ए फॉर्मर प्रेसिडेंट कैन होल्ड ऑफिस, यानी कि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है वो भी ऑफिस होल्ड कर सकते हैं जब तक उनके सक्सेसर आ नहीं जाते हैं, ठीक है ना। दोस्तों 57 में ज़्यादा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जो कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कितनी बार भी कोई भी व्यक्ति जो है राष्ट्रपति जी बन सकते हैं। जैसे कोई XYZ व्यक्ति है, उसने एक बार जीता, दूसरी बार भी बने, तीसरी बार भी बने, तो दोस्तों क्या कोई लिमिटेशंस है कि हाँ 3 ही बार बन सकते हैं, 2 ही बार बन सकते हैं, क्या भारत देश में ऐसे लिमिटेशंस हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं है। अमेरिका की तरह नहीं है, एक पर्सन वहाँ पे अमेरिका में राष्ट्रपति सिर्फ मैक्सिमम 2 ही बार बन सकते हैं, 2 टर्म्स के लिए बन सकते हैं, इसके बाद उनको तीसरे टर्म के लिए मौका नहीं मिलता। लेकिन हमारे देश भारत में ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति जी जितनी बार चाहे, है ना, वो अपने मतलब एक व्यक्ति को राष्ट्रपति अगर बनना है तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें फिक्स नहीं किए जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आर्टिकल 57 आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इसमें बताते हैं कि क्या क्राइटेरियाज है फॉर द री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं आर्टिकल 58 की तरफ। आर्टिकल 58 में क्या है दोस्तों, आर्टिकल 58 में उन सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को एक एक करके मेंशन किए गए हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी को राष्ट्रपति बनाना है देश का, तो क्या क्या होना चाहिए, उनमें क्या क्या ऐसे होते हैं ना, जैसे आप कोई परीक्षा देते हो, कोई आप फॉर्म आते हैं तो उसमें लिखे रहते हैं कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, कोई फॉर्म निकलते हैं जिसमें कहते हैं आप इंटरमीडिएट होने चाहिए, और आप अगर नहीं होते हो तो आप उस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाते हो। ऐसे ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कौन से ऐसे व्यक्ति होंगे जो कि राष्ट्रपति के गद्दी पे बैठ सकते हैं, ऐसे समझिए सिंपली। तो क्या 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 होना चाहिए, इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत के नागरिक होने चाहिए, द पर्सन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं बाय बर्थ, ऐसे करके था कि बाय बर्थ जो होते हैं क्या वही व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो बाय बर्थ नहीं, सिटीजनशिप किसी भी रूप में आप लो, बाय बर्थ लो, नेचुरलाइजेशन लो, किसी भी तरीके से लो, है ना, बट सिटीजन बन जाओ तब तभी आप क्या बनोगे, राष्ट्रपति बनोगे, है ना। बिना अगर आप बाहर के हो, नागरिकता बाहर की है और आप सोचते हो कि मैं क्या बन जाऊं, राष्ट्रपति बन जाऊं भारत के, तो ऐसा नहीं होगा। आपको पहले भारत की नागरिकता लेनी होगी, तभी आप क्या करोगे, यहाँ पे राष्ट्रपति के रूप में बन पाओगे। सेकेंड पॉइंट क्या है, द पर्सन मस्ट बी एटलीस्ट 35 ईयर्स ओल्ड।
35 साल की उम्र होनी चाहिए दोस्तों। कितने साल की उम्र होनी चाहिए? 35 साल की उम्र होनी चाहिए। यानी अगर आप 25 वर्ष के हो, 30 वर्ष के हो, 21 वर्ष के हो, तो आप बिल्कुल भी बन नहीं सकते राष्ट्रपति जी। आपको राष्ट्रपति बनने के लिए जो उम्र सीमा तय की गई है वो कितनी की गई है? 35 साल, यानी कि 35 ईयर्स ओल्ड होने ही होने चाहिए, है ना। तो अच्छा उम्र फिक्स किया गया है दोस्तों, थोड़ी समझ भी होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? द पर्सन मस्ट बी एलिजिबल टू बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। यानी कि जो व्यक्ति होना चाहिए उसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? यहाँ पे दोस्तों एलिजिबिलिटी की बात की गई है कि उनका जो योग्यता होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए कि वो बन सके, अच्छा क्या बन सके? एज अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि लोकसभा का मेंबर बन सके, उनके पास ये योग्यता होनी ही चाहिए, है ना। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ योग्यता की बात की गई है, ये तो नहीं कहा गया है कि उन्हें होल्ड करना ही चाहिए, है ना। मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, यहाँ पे कहते हैं कि उनकी एलिजिबिलिटी होना चाहिए, है ना। एलिजिबिलिटी होना चाहिए किसके लिए? मेंबर ऑफ द हाउस, यानी मेंबर ऑफ द लोकसभा के लिए। दोस्तों आप आगे पढ़ोगे, मैं ही पढ़ाने वाली हूँ इस वीडियो में आगे, कि प्रेसिडेंट जो होते हैं जब ऑफिस होल्ड कर लेते हैं, है ना, तो कुछ कंडीशंस होते हैं जो संविधान के द्वारा ले डाउन किए गए हैं, है ना, कि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो कैन नॉट बी, वो मेंबर नहीं बन सकते हैं ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, चाहे तो लोकसभा का हो, चाहे तो राज्यसभा का हो, या तो लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट, वहाँ के भी हाउस के मेंबर नहीं बन सकते वो। बहुत ये है दोस्तों। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि बनना नहीं है उनको, बट एलिजिबिलिटी उनकी होनी चाहिए कि वो लोकसभा के इलेक्शन में क्या कर सकते हैं? एलिजिबल हो सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि वो व्यक्ति जो होने चाहिए उनको कोई भी ऑफिस और प्रॉफिट होल्ड नहीं करना है। दोस्तों आप एक बात सोचिए, राष्ट्रपति बनने के बाद भी अगर आप कोई दूसरा ऑफिस होल्ड कर रहे हैं अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या एनी स्टेट गवर्नमेंट, तो नहीं चलेगा। अगर आप राष्ट्रपति बन गए तो राष्ट्रपति ही बनिए, फिर आप कोई भी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते हैं। आपको ये लगेगा कि मैम ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है, ये क्या चीज़ बता दिया आपने, तो मैं इसके बारे में भी अभी डिस्कस करने वाली हूँ। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अच्छा दोस्तों, ये नेक्स्ट पॉइंट जाने से पहले मैं ये बता दूं कि लॉ में क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का अर्थ क्या है, ठीक है ना। ऐसे कहते हैं ना कि कानून बन गए, लॉ बन गए, और उसमें फिर क्लियरली डिफाइन कर भी दिया गया है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये है ना। बट डेफिनेशन जो है इवॉल्व हो रहे हैं ओवर द इयर्स, है ना। इंटरप्रिटेशंस बनाए जाते हैं बहुत सारे कोर्ट जजमेंट से, बस उसी से पता चलता है। ऐसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया कि ये जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होंगे, है ना। तो दोस्तों सिंपली आप समझिए कि कहीं और से फाइनेंशियल गेन ना हो, कहीं और से कोई और बेनिफिट ना मिले, कहीं और से कोई एडवांटेज ना मिले, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये है दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें यही था डेफिनेशन है कि नहीं है, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की डेफिनेशन नहीं दी हुई है, ठीक है ना, संविधान ने प्रोवाइड नहीं किया है। दोस्तों देखिए, जहाँ जहाँ मैं टॉपिक्स को कवर करते जा रही हूँ, आपको साथ ही साथ ये भी बताती जाऊंगी कि कहाँ पे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए थे क्वेश्चन पॉलिटी के अंदर में, तो वो भी मैं आपको एकदम याद दिलाते चली जाऊंगी, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। द पर्सन मस्ट नॉट बी अ मेंबर ऑफ एनी पार्लियामेंट्री हाउस। वही बात है फिर से कि व्यक्ति जो होने चाहिए वो लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर नहीं होने चाहिए, ना तो लेजिस्लेटिव असेंबली के ही होने चाहिए, किसी के भी नहीं, ठीक है ना। और बाकी प्रोविजंस क्या क्या हैं? द प्रेसिडेंट इज इंटाइटल टू यूज हिज ऑफिशियल रेसिडेंस विदाउट पेइंग रेंट। दोस्तों उनको जो राष्ट्रपति भवन मिलते हैं वो उसका इस्तेमाल करते हैं, क्या वो रेंट पे करते हैं? बिल्कुल नहीं, रेंट क्यों पे करेंगे, उनको मिला हुआ है इतना बड़ा पद, तो उनको रेसिडेंस मिलता है, ऑफिशियल रेसिडेंस, बिना रेंट पे किए हुए। अगला पॉइंट है द प्रेसिडेंट is entitled to allowances, privileges and emoluments as determined by the Indian Parliament। यानी कि उनको अलावेंसेस मिलते हैं, प्रिविलेजेस मिलते हैं, इमोल्यूमेंट मिलते हैं, और डिटरमाइन कौन करता है इस चीज़ को दोस्तों? इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा इसको डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द प्रेसिडेंट कंटिन्यूज टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर टेक्स ओवर इवन आफ्टर हिज टर्म है। वही बात है, राष्ट्रपति जी अपने ऑफिस को होल्ड करते रहेंगे जब तक कि उनके नेक्स्ट सक्सेसर जो होते हैं, मतलब अगले आने वाले, उसी को सक्सेसर बोलते हैं ना, वो जब तक नहीं आ जाते हैं तब तक राष्ट्रपति जी अपना ऑफिस को होल्ड करते हैं। दोस्तों हमने 57 आर्टिकल 58 आर्टिकल अच्छे से पढ़ा। आई होप कि आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा राष्ट्रपति जी के बारे में।
आइए दोस्तों समझ लेते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि कोई फाइनेंशियल गेन ऐसा पोजीशन को रेफर करता है जहाँ पे जो होल्डर होते हैं उनको कोई फाइनेंशियल गेन या एडवांटेज मिले या बेनिफिट मिले, है ना। एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रेसिडेंट इट मीन्स दैट द प्रेसिडेंट कैन नॉट होल्ड एनी अदर पोजीशन, यानी कि अगर हम राष्ट्रपति जी की बात करते हैं तो वो कोई अदर पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकते हैं जो उनको पोटेंशियली क्या दे, पर्सनल फाइनेंशियल बेनिफिट दे, है ना। इंश्योरिंग देयर इंडिपेंडेंस एंड प्रिवेंटिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इसेंशियली द प्रेसिडेंट्स रोल इज सोलली फोकस्ड ऑन द एग्जीक्यूटिव, मतलब इनका जो प्रेसिडेंट का जो रोल होता है वो सोलली किस पे फोकस होता है, उनके एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज पे, है ना। ऐसा ना हो कि फाइनेंशियल गेन्स के कारण उनका जो रोल है वो क्या हो जाए, इन्फ्लुएंस हो जाए दोस्तों, है ना। और दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है ना कि इंश्योर देयर इंडिपेंडेंस, मतलब दोस्तों अगर वो कहीं और भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी इंडिपेंडेंस को भी अफेक्टेड होगा, है ना। एंड प्रिवेंट होंगे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इस वजह से भी क्या है, राष्ट्रपति जी को जो है एक ही ऑफिस ऑफ प्रॉफिट राष्ट्रपति जी का अगर होल्ड किए हैं, दूसरा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो गेन नहीं कर पाएंगे, याद रखिएगा दोस्तों। नो क्लियर डेफिनेशन, ये बात भी बहुत अच्छे से दी गई है कि कोई क्लियर डेफिनेशन इस चीज़ का नहीं है दोस्तों, है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सप्लिसिटली डिफाइन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि संविधान के द्वारा एक्सप्लिसिटली इसको डिफाइन नहीं किया गया है। इसीलिए बस जो कोर्ट के रूलिंग्स होते हैं, कोर्ट के जजमेंट होते हैं, उस पर बेस्ड ही हम समझते हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होगा। और लास्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, सिंस द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड होल्ड सिग्निफिकेंट पावर, उनके पास काफ़ी सारे पावर्स होते हैं, हेड ऑफ स्टेट कहलाते हैं, तो उनको अलाउ नहीं होता है कि वो कोई अदर पोजीशन को होल्ड करे दैट कुड बी कंसीडर्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि हमें क्या करना है, इम्पार्शलिटी भी मेंटेन करना है दोस्तों, ठीक है ना। क्या हमें मेंटेन करना है यहाँ पे, इम्पार्शलिटी भी मेंटेन करना है, कहीं पार्शियल ना हो जाए, है ना, तो दूसरे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करने नहीं दिए जाते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आने वाले वीडियोस में हम काफ़ी सारी और चीज़ें समझेंगे, राष्ट्रपति जो ओथ लेते हैं उन वो किस आर्टिकल के अंदर आते हैं, साथ ही साथ क्या क्या इमोल्यूमेंट्स, क्या क्या अलावेंसेस राष्ट्रपति जी को मिलते हैं। इसके बाद भी कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं राष्ट्रपति जी से जुड़े हुए, उनके क्या क्या पावर्स हैं, क्या लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, है ना, मिलिट्री पावर्स हैं, सारे पावर्स के बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे, क्या डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, सारे कुछ अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ आता है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों मैंने PYQs भी सॉल्व करवाए हैं 2014 से लेकर के 2023 के, अगर आपने अभी तक वॉच नहीं किया है तो जाकर ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।